जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BPCS 185 की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डेवलपिंग इमोशनल कम्पिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 1 जो है हमारा यूनिट 1 कंसेप्ट ऑफ इमोशन, जिसमें हम इमोशंस के बारे में समझ रहे थे, इमोशंस के बारे में पढ़ रहे थे, ये ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हम कंसेप्ट ऑफ इमोशंस, डेफिनेशन क्या होता है इमोशंस का, ये समझ चुके थे। इमोशंस और फीलिंग में क्या डिफरेंस होता है, इमोशंस और मूड में क्या डिफरेंस होता है, ये समझ चुके थे, डिटेल में समझे थे, एग्जाम्पल्स भी कोशिश किए थे समझने का। थोड़ा अगर आपको वेग लग रहा होगा, अगर आप वो चैप्टर कर चुके हैं या फिर वो पार्ट हमारा कर चुके हैं, चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, चैप्टर तो अभी हमारा कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो एक बार आप वो वापस देखिएगा। और अगर नहीं थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, क्रिस्टल क्लियर एकदम नहीं हो पा रहा है, तो आप फर्दर आगे बढ़िए हमारे साथ, उसके बाद आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो वर्ड्स वगैरह है ना जो हम मेंशन किए हुए हैं, जैसे आप देख लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, ये आप इमोशंस और फीलिंग में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स आप याद रखिएगा, याद कर लीजिए ये क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारा इमोशंस और मूड में क्या डिफरेंस होता है, इमोशन को मूड के साथ किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ये बता देते हैं। एक बार हमने रिवाइज़ कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेने पे थोड़ा सा ना वार्म अप हो जाएगा हमारा। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो इमोशंस, ये जो चैप्टर आया है, ये जो कंसेप्ट आया है, ये कहाँ से आया है। ये हमारे 3 ब्रांच है, 3 हमारा डिसिप्लिन है, मत बोलेंगे तो सब्जेक्ट है हमारा, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस, इसी से मर्ज होके आया है, इसी का एक सब पार्ट है। इसी में से कुछ हम पार्ट को लिए हैं, कुछ कंसेप्ट को लिए हैं और डिटेल में उसको होलिस्टिक वे में उसी पे फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हमारा डेफिनेशन था, जिसमें हम इमोशंस को समझे थे, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि इमोशंस है क्या, मतलब आप मान लीजिए आपके अंदर ना अचानक से आप देख रहे हैं ना कि आपका हाथ काँप रहा है, ठीक है, तो आप समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्यों हो रहा है। पर ना किसी लोगों को ना पता होता है ये बात ना, जब वो जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होता है या फिर अवेयर होते हैं, तो उनको पता होता है कि अगर हम, क्योंकि हम बहुत अचानक से, हमको शॉक लगा है, मान लीजिए किसी पे बहुत बड़ा फेथ के रिलेशनशिप में जनरली हम लोग देखते हैं, आज की यूथ है तो हम ये तो जानते ही होंगे कि बहुत बड़ा जब झटका लगता है ना कि हाँ, आप जनरली हम देखें ब्रेकअप वगैरह के टाइम पे कि जब अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होता है जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है, पूरा जो बॉडी ना कांपने लग जाता है, हाथ पूरा शेक कर रहा होता है, तो उस इंसान को पता होता है कि ये वो घबराएगा नहीं कि क्यों हो रहा है ऐसा, जब क्योंकि उसको अगर पता होगा कि ये ना मेरे इमोशन का अपीयरेंस है हमारा फिजिकल वे में, कि अरोजल है, कि हमारे बॉडी में किस तरह से वो चेंजेस दिखता है, तो उसको समझ में आता है कि ये बॉडी मेरा काँप किस ले रहा है, क्योंकि हम अंदर से अभी डरे हुए हैं या फिर शॉक में है कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया, अचानक से वो ऐसे कैसे बोल दिया। ऐसा तो नहीं, हम लोग तो बहुत सारा प्रोमिस किए थे और अचानक से वो मुकर गया, ठीक है, घर पे सबको बता दिया, अचानक से बोलता नहीं मेरे को नहीं करना है शादी, या फिर मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ, या फिर ब्रेकअप कर लेना है। तो हम इसलिए ये एग्जांपल्स दे रहे हैं कि आप रिलेट कर पाएँ इस चीज़ से, या फिर सिंगल वन का हम बात नहीं कर रहे हैं, जो भी है। या फिर ये भी नहीं है, ऐसा ही नहीं है, मान लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो भी आपको धोखा दे दिया, या फिर वो भी वही आप जो सीक्रेट्स आपका रिवील कर दिए किसी के सामने, आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ पता चला, या किसी बहुत क्लोज वन से दूर हो जाने का जो अचानक से होता है, तो शरीर काँप रहा होता है। तो ये क्या है इमोशंस, अगर वो समझेगा कि ये एक इमोशंस है, ऐसा होता है जनरली, तो उस पर वो कंट्रोल कर पाएगा, या फिर उस पर उसको मैनेज कर पाएगा, उसको संभाल लेगा। अगर उसको नहीं पता है तो वो घबरा जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम पहले समझेंगे कि इमोशंस होता क्या है, इमोशंस के कारण हमारे बॉडी में किस तरह से चेंजेस दिखता है, अलग अलग इंसान के अंदर अलग अलग तरह का चेंजेस दिखता है। उस चेंजेस आप किसी का हेल्प भी कर सकते हैं, इवन अपना भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इमोशंस का, ये सर हम डिटेल में कर चुके हैं, जिसमें आप कि इन्वायरमेंटल चेंजेस आता है, इन्वायरमेंट से हम लोग बच सकते हैं, हमारे अंदर कुछ अलग सा रिस्पॉन्स देता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। उसके बाद हम समझे थे कि हमारे फिजिकल एरोजल में फिजिकल लेवल पे क्या चेंजेस आता है, हार्ट बीट का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाना, कुछ जो चीज़ हम लोग को सही लगता है वो हम लोग को हेल्प करता है कि हम क्या एक्शन करेंगे, ये भी बताए थे कि जो प्लीजेंट होता है उसके साथ रहते हैं, जो अनप्लीजेंट होता है उससे दूर हो जाते हैं। होते हैं ना कि नेगेटिव वाइब्स कोई देते हैं, जिनके कारण हमको अंदर से फीलिंग ही तो आता है कि इनके साथ रह के हमको अच्छा फील आता है, तो उनके साथ रहते हैं। अगर किसी के साथ रह के आपको अच्छा फील नहीं आता है, नेगेटिव वाला फीलिंग आता है, तो आप उनसे दूर रह जाते हैं, ठीक। एक इमोशन, एक सेंसेशन भी है, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे। फिलहाल हम आते हैं वापस इमोशन और फीलिंग के बीच में डिफ्रेंशिएट कर दिए थे कि इमोशंस क्या होता है, एक बेसिक होता है, हर इंसान में होता ही है वो, उसका जो डेफिनेशन एंगर
आप में भी होगा एंगर, मेरे में भी होगा, पर एंगर को फील आप अलग तरीके से करेंगे, एंगर को फील हम अलग तरह से करेंगे, ठीक है। जो एंगर होता है, जो इमोशन होता है, वो बहुत थोड़े देर के लिए होता है, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है, वो थोड़े देर के लिए होगा फिर चला जाएगा। क्योंकि अगर गुस्सा इमोशन है, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि हमारे बुक में लिखा है कि गुस्सा इमोशन है, ठीक है, तो हम तो जानते हैं कि इमोशन थोड़े देर के लिए होता है, इमोशन तो परमानेंटली नहीं होता है, ठीक। पर अगर कोई आपसे बहुत लंबे समय तक गुस्सा है ना, तो मतलब वो गुस्सा नहीं है, वो आपसे इंटेंशनली डिलिबरेटली चाहता नहीं है आपसे बात करना, इसीलिए वो बोल रहा है कि हम आपसे गुस्सा है। क्योंकि गुस्सा ना ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, हालांकि वो मैटर करता है कि कैसा आप दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ा चीज़ होगा तो रह जाएगा, पर धीरे धीरे वो फेड होता चला जाता है, क्योंकि इमोशंस टेम्पररी होता है, थोड़े देर के लिए होता है, ज़्यादा देर के लिए होता नहीं है। पर जो फीलिंग है ना, ये लंबे समय तक चलता है। ये हम बहुत डिटेल में एक दूसरे को रिलेट करके समझ पाए थे। उसके बाद हमारा आता है इमोशन और मूड। इमोशन को मूड से किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इमोशंस जनरली फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ में आ जाता है, मूड जनरली किसी का फेस देख के नहीं समझ में आता। मूड अननेसेसरीली भी खराब हो जाता है किसी के लिए, किसी को सुबह उठने के कारण भी खराब हो जाता है, किसी को सुबह उठने की आदत नहीं है, बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठ गया तो उसका मन चिड़चिड़ करेगा। अगर गर्मी है, वेदर कंडीशन अच्छा नहीं है, जैसे होता है ना कि अभी जो जून का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी मूड अननेसेसरीली ख़राब रह रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कुछ बात करने का मन नहीं कर रहा, तो जनरली बिना किसी रीज़न के भी मूड ख़राब हो जाता है। तो ये सब बहुत डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके थे। अब हम फाइनली इस टॉपिक पे आते हैं। ये तो हम आपको एक बार रिवीजन करा दिए हैं। जनरली पढ़ाते वक्त हम बच्चे को रिवाइज हम थोड़ा करा देते हैं, जिससे एक फ्लो आ जाए। तो देखिए, आपका जो यूनिट 1 है ना, चैप्टर 1 है, इसमें 4 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। या तो आपसे पूछेगा नेचर, देखिए आपसे पूछ सकता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इमोशंस का, जिसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, जिसमें आप मूड को फीलिंग के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे या फिर इमोशंस को मूड के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। बस इतना लिखेंगे। उसके बाद आपसे यह पूछ सकता है कि फंक्शन क्या होता है इमोशंस का फंक्शन क्या होता है, इमोशन क्या काम करता है। और उसके बाद पूछ सकता है आपका टाइप्स ऑफ इमोशन और रिलेशन क्या है थिंकिंग, इमोशन और बिहेवियर में, ठीक। 4-5 क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो आप एक बार ना प्रीवियस का क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि इससे कैसे कैसा क्वेश्चन फ्रेम हम हमारा कर सकता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ इमोशन पे। क्या फंक्शन क्या रोल प्ले करता है, मतलब हमारे इमोशंस का क्या फंक्शन है, क्या काम है, इमोशन के कारण क्या काम हो रहा है। इमोशंस देख 3 तरह का फंक्शन जो होता है, इसका 3 तरह का होता है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, सोशल एंड कल्चर। देखिए, आपको फंक्शंस ऑफ इमोशन का जो टॉपिक है ना, ये कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिखे तो अब ये 3 नाम याद रख लीजिएगा। क्या नाम है ये? इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और सोशल एंड कल्चर। बस इतना ही याद रखिएगा। इसके बाद जो आपको डिटेल में अंदर है ये हम आपको समझा देते हैं, इसके बाद आप आंसर खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा मतलब होता है सेम, और इंटर मतलब होता है डिफरेंट। इंटर कास्ट मैरिज सुने ना, दो अलग कास्ट के में लोगों के शादी होता है तो उसको इंटर कास्ट मैरिज करते हैं। इंटर मतलब डिफरेंट, ठीक है। और जब ए आ जा रहा है, इंट्रा आ जा रहा है, इंट्रा मतलब सेम। तो आपके अंदर ही इमोशंस अगर हैं, अगर आप उसी इमोशंस को समझ पा रहे हैं, मतलब इंट्रा पर्सनल इमोशंस को समझ पा रहे हैं, इमोशन विद इन यू, अपने अंदर के इमोशंस को, तब आप है ना सर्वाइव कर सकते हैं। वो क्या सबसे हेल्प करता है, आपके अंदर के इमोशन आपको किस तरह से हेल्प करता है, ये बताना चाह रहा है कि आपके अंदर का जो इमोशन है आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, आपको सर्वाइव करने में हेल्प करता है एज अ ह्यूमन बीइंग, कि आप अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं। कि अभी मान लीजिए आपका दिमाग एकदम ख़राब है, ठीक है, आपको मूड एकदम अजीब सा हो रखा है, या इमोशंस आपका बहुत पेन वाला है, तकलीफ वाला है, तो आपको पता होगा कि इस टाइम पे मेरे को क्या करना चाहिए, इस टाइम पे क्या मेरे को मूवी देखने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नहीं, कभी मेरा मूड ख़राब है तो हम थोड़ा सा दूर रहेंगे। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी मेरा जो इमोशंस है ये ऐसा है कि मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, तो आप सोशल रिलेशन है उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका गुस्सा सामने वाले के पास निकल जाए, है ना, तो आप थोड़ा दूर रहना चाहेंगे। या फिर आपको लग रहा है कि आपको डर वाला फीलिंग अगर कहीं आ रहा है, या एक रास्ते से जा रहे हैं, एक रास्ते में अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, रात हो चुका है, तो आपके अंदर लग रहा है कि नहीं मेरे को डर आ रहा है। उस अंधेरे रास्ते में क्या होगा आपके साथ आपको नहीं पता है, होगा कुछ बुरा, होगा नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बस लाइट चला गया है, ठीक। पर आपके अंदर एक फियर वाला चीज़ आ रहा है, जिसके कारण आप क्या करेंगे, आप उस जगह से नहीं जाएंगे, आप दूसरे रास्ते से जाएंगे जिसमें लाइट है, ठीक। तो ये आपके डिसीजन को इम्पैक्ट कर रहा है कि आपको आपके अपने इमोशन को समझ के, आप अपने अंदर इमोशन को समझ के आप वो काम कर रहे हैं जिससे आप सर्वाइव कर पाएँ। या फिर ये भी हो सकता, ये भी बात एक और फंक्शन बताता है कि आपको गाइड करता है जिससे आप एक सही ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर पाएँ सोसाइटी में। इन्फॉर्म करता है कि कब आपको लड़ना है, कब आपको छोड़ना है, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए आप अपने इमोशंस को समझ रहे हैं कि आपको ना सामने वाला जो है
आप कोई बड़ा है, ठीक है, आपसे बड़ा है और वो टीचर है, जैसे टीचर आप पे डांट रहा है, ठीक है, आपको बहुत बुरा भला सुना दिया है और सामने आपका दोस्त कोई बुरा भला सुना दे रहा है, तो आपका इमोशन जो है एक जन के पीछे क्या आएगा, एक टीचर के लिए क्या आएगा, रिस्पेक्ट वाला भी फीलिंग आएगा, गुस्सा भी आएगा। तो ये दोनों इमोशंस के कारण आप क्या कीजिएगा, आप माथा सर झुका के आप सुन लीजिएगा और फिर घर वापस आ जाइएगा। पर वही अगर आपका फ्रेंड है तो वो अगर आप ऐसे चिल्लाएगा तो क्या आप सुनिएगा? नहीं, आप सुनिएगा नहीं। आप उसके साथ उसको उसको जवाब दीजिएगा या फिर हो सके तो आप फिर मारपीट भी कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल बात रहेगा। पर बात यहाँ पे ये आता है कि ये आपका अंदर का इमोशन को आप समझने के बाद वो आपको इन्फॉर्म करता है कि आपको कब लड़ना है, कब आपको उस जगह से भागना है, लीव करना है, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर ओन एनकरेज, जब आप अगर अपने लिए अगर आपको अच्छा फीलिंग आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आप अपने लिए अपने अंदर रिस्पेक्ट वाला फीलिंग आएगा कि खुद के लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट आता है ना, कि हम कुछ अचीव किए हैं और अगर मान लीजिए कुछ आप सही नहीं कर पाए या फिर आप जो एक्सपेक्ट किए थे करना का वो नहीं कर पाए, तो आपके अंदर एक तरह से क्या फीलिंग आएगा कि एक वर्थलेसनेस वाला फीलिंग आएगा, ठीक। दूसरा आता है आपका हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के कारण जब आप खुश रहते हैं, ये आपको किस में हेल्प करता है, ये जो इमोशन है हैप्पीनेस वाला जो इमोशन है, ये आपको कैसा हेल्प करता है, आपको क्रिएटिव थिंकिंग में हेल्प करता है। मतलब होता है ना कि जब आप मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो अगर मूड खराब है आपका, तो क्या आप वो काम कर सकते हैं? देखिए, आप नोटिस कर रहे होंगे कि कभी कभी हम मूड को जब इमोशन मूड एक ना साइनोनिम की तरह यूज़ होता है। हालांकि एकदम हाँ ठीक है, बोला जा सकता है कि आपका मूड खराब है, इमोशन सही नहीं है, अंदर में आपको इमोशन अलग तरह का इमोशंस है या मूड ख़राब है, तो साइनोनिम की तरह यूज़ होता है, पर थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि एकदम से सेम ही है और ऐसा भी नहीं कि एकदम से डिफरेंट ही है, ठीक है, थोड़ा ओवरलैपिंग है, इसीलिए कभी कभी जनरली हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक। और एक बात समझिएगा कि कभी भी दो वर्ड अगर बना है ना किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में कभी दो वर्ड बनता है ना, दो वर्ड का ना एक ही मीनिंग कभी नहीं होता, साइनोनिम्स बोलकर कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसका अंतर होता ही है। हर दो वर्ड अगर बना है तो वो दो वर्ड का मतलब अलग ही होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि अगर हम आपको बोले आस्था और विश्वास, ये दोनों वर्ड सेम है ना, ठीक, तो आपको लगेगा कि हाँ आस्था रखना विश्वास रखना सेम है, पर क्या दोनों को एकदम से सेम है? क्या हम एक ही जगह मतलब उसको अलग अलग दो अलग सेंटेंस में अलग अलग एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं? जैसे हम बोल सकते हैं क्या कि मेरे को ये आस्था है कि आज विश्वास होगा, आज आस्था है कि आज बारिश होगा? नहीं बोल सकते। क्या हम ये बोल सकते हैं कि मेरे को ये विश्वास है कि आज बारिश होगा? हाँ बोल सकते हैं। हालांकि दोनों का मतलब सेम है, तो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? हम आस्था वर्ड कहाँ यूज़ करेंगे? भगवान जी के लिए, कि मेरे को भगवान पर आस्था है कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो कभी भी दो वर्ड बनता है ना, तो दोनों वर्ड का कंटेक्चुअल मीनिंग अलग होता है, किस जगह पे वो यूज़ होगा उस जगह पे डिपेंड करता है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशंस और वैसे मूड है, दोनों का कंटेक्चुअल मीनिंग थोड़ा अलग है, थोड़ा थोड़ा वैरी करता है, ठीक, पर जनरली हम लोग आपस में यूज़ कर लेते हैं, इसीलिए थोड़ा ना एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था और आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पा रहा था। अगर नहीं हो पा रहा होगा तो होप हम बहुत कोशिश किए आपको समझाने का, समझ आया हो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वापस हम पॉइंट पे आते हैं, क्या जो हम कह रहे थे आपसे कि जो हैप्पीनेस है, जब आपका इमोशन अच्छा वाला रहता है तो आप क्या करते हैं, आप अच्छा से वो काम कर सकते हैं, आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग आता है। ये देखिए थर्ड नंबर पर आपका क्रिएटिव थिंकिंग आता है, जिससे आप अपने वर्क को और अच्छे से कर पाते होता है ना, कि अगर आपको मान लीजिए आपको चिड़चिड़ जैसा मन है, तो क्या आप वो काम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट अच्छे से बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो वो जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस आपको क्या करता है, आपके बॉडी में आपको अच्छा काम करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, आपके जो अंदर का इमोशंस है। दूसरा फोर्थ वन नंबर पॉइंट आता है कि पर कभी ऐसा नहीं है कि पर आप अच्छा फील करें, आप हैप्पी हैं तो आप हमेशा अच्छा काम करेंगे और आप दुखी हैं तो हमेशा बुरा काम करेंगे, नहीं। अगर हल्का इवन माइल्ड सैडनेस है, अगर हल्का दुखिया पर है ना, तो भी कभी कभी ना आपको सोचने पे मजबूर करता है, आपका जो जजमेंट है उसको इम्प्रूव करता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि आपका मार्क्स अगर 100 में 100 आ गया तो आप नहीं सोचेंगे, फिर बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मेरा मार्क्स क्यों कम आया, ये क्या मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बीइंग अ टीचर हम कभी भी अपने स्टूडेंट को ना रेयरेस्ट कभी हुआ है जिसमें हम ना आउट ऑफ 100% मार्क्स दिए हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कम देते ही हैं, 2-3 नंबर कम देते ही हैं, कि बच्चे के अंदर एक स्कोप तो जरूर रहे थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट का। हालांकि दो पर्सपेक्टिव से देखें तो हो सकता है कि आप अप्रिशिएट नहीं कर रही हैं मैम, और इस पर्सपेक्टिव से देखें तो हम चाहते हैं कि कुछ भी अगर रहता है कमी तो उस कमी को सोचें, नहीं तो 100 देखेगा ना वो मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 खुशी से नाच उठेगा और बंद करके रख देगा, फिर वो देखने नहीं जाएगा कि कहाँ उसका मार्क्स कटा है, कोई भी इंप्रूवमेंट का जरूरत है कि नहीं। तो इसीलिए टीचर जनरली अवॉइड करता है 100 में 100 देने का। पर कुछ बच्चे ऐसे थे, मेरा कन्फर्मेशन हुआ है ऐसे बच्चों का, मतलब इतना अच्छा लिखा हुआ आंसर तो हम काट ही नहीं पाए नंबर।
तो ऐसे बच्चे भी होते हैं, ठीक है, पर जनरली क्या करते हैं हम लोग कि उसको जब हैप्पीनेस वाला जो बात आ रहा था कि एकदम से इंसान जब खुश रहता है तो वो ना उतना भी नहीं सोच पाता, ठीक है, कि क्या दिक्कत आया होगा क्या नहीं आएगा, सोचने में मजबूर नहीं रहता है। पर अगर थोड़ा भी इंसान अगर हल्का दुखी होता है ना, थोड़ा सा दुखी, ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, हल्का दुखी है, तो क्या करेगा, वो सोचेगा, उसको सोचने मजबूर करेगा कि क्या गलती मेरे से हुआ कि ऐसा हुआ, हमको नहीं करना चाहिए। इंसान फिर ना दुनिया को क्लोजली ऑब्जर्व करने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग प्रोसेस को रियलिस्टिक बनाता है, आपकी जजमेंट को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपके अंदर का इमोशन। इंट्रापर्सनल इमोशंस क्या हेल्प कर रहा है आपको, सबसे पहले अपने अंदर झांकने को मजबूर कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके अंदर के इमोशंस आपको क्रिएटिव थिंकिंग में हेल्प कर रहा है। इवन अगर हल्का माइल्ड सैडनेस है तो आपको क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है आपकी जजमेंट। बोलते हैं ना कि बुरे समय पे इंसान ज़्यादा सोचता है और ज़्यादा सोच के एक नया आइडिया भी जनरेट करता है। ये नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन होता है ना, ज़रूरत फील हुआ तभी तो आप कुछ नया लेके आए। अगर आपको ज़रूरत नहीं होता, आपके अंदर कमी वो चीज़ नहीं फील करते, तो उसके साथ उस कमी नहीं होता तो फिर आप एक्स्ट्रा क्या कुछ लेके आते, या इन्वेंशन कैसे होता। तो कभी ना कभी माइल्ड सैडनेस एक नया इम्प्रूवमेंट के लिए भी मजबूर कर देता है हम लोग को, ठीक है। दूसरा आता है हमारा इंटरपर्सनल। इंटर मतलब क्या, डिफरेंट, ठीक है। तो ये क्या है, इमोशन से बिटवीन टू इंडिविजुअल, टू और मोर इंडिविजुअल। अगर आप दूसरे के इमोशन को समझ के वो आपको मतलब दूसरे का इमोशन को समझ के आपको क्या हेल्प मिल रहा है, वो कैसा हेल्प करता है। जैसे कि हम ये सेकंड नंबर पॉइंट देखिए कि इंडिकेशन मिलना, दूसरे को देख के आप समझ पा रहे हैं कि वो इंसान कैसा फील कर रहा होगा, या फिर वो मेरे बारे में कैसा फील करता है, या हम दोनों के बीच किस तरह का रिलेशनशिप अब रहा है। मान लीजिए कोई इंसान है, आपको देखता है तो उसके चेहरे पे बहुत प्यारा स्माइल आ जाता है, ठीक है, पर सेकेंड डे कुछ दिन बाद कुछ दिन से आप नोटिस कर रहे हैं कि उसके चेहरे पे वो स्माइल, वो खुशी नहीं दिख रहा, उसके आँख में वो ना चमक नहीं दिख रहा है कि हाँ एक वाव वाला फीलिंग नहीं आ रहा है कि मिल रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, दूसरे के इमोशंस को देख के आप सिग्नल ले पा रहे हैं, आप इंडिकेट हो पा रहे हैं कि हाँ अब वो रिलेशन हमारे बीच नहीं रहा है। एक एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं आप कि स्माइल जो है, किसी के फेस पे स्माइल देख के आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई सामने वाले स्माइल कर रहा है, ठीक है, तो आप समझ पाते हैं कि हाँ ये आपको बात करने के लिए, हाँ आप उससे बात कर सकते हैं। होता है ना, किसी का एक्सप्रेशन देख के समझ में लगता है कि जैसे कि डर ही लगता है कि टोके कि ना टोके, और किसी का होता है कि आपको थोड़ी देर तक भी देखेगा तो एक चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल ले आता है। तो एक तरह का वो स्माइल क्या बता रहा है, आपको एक सिग्नल दे रहा है कि हाँ आप उनसे बात कर सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन ही में बैठे हैं, ट्रेन में लंबे समय तक किसी के साथ आप जा रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, तो लाजमी सा बात है कि आपस में बात हो ही जाता है, कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तब तो आपको कैसे जाना है, और फिर आपस में बात होने लग जाता है, ठीक है। पर कोई इंसान एकदम चेहरे पे स्माइल भी नहीं ला रहा, तो आपका हिम्मत करेगा क्या उनको टोकने का? बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं करता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उसका जो इमोशंस है, वो इमोशन उसके फेस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है स्माइल की थ्रू, और उससे फिर आपको सिग्नल मिल रहा है कि मेरे को उनसे बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये आप दूसरे के इमोशन से दूसरे के इमोशन को समझ के, इंटरपर्सनल इमोशन को समझ के आपके एक्शन को गाइड कर रहा है। डार्विन बोलते हैं, चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट हैं जो एवोल्यूशनरी थ्योरी को लेके आए थे, जिनका थ्योरी था कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी एनिमल्स हैं, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। मतलब हमारे जो एंसेस्टर थे वो कॉमन एंसेस्टर थे, मतलब हम लोग कभी ना कभी एक टाइम पे मतलब मछली के बाद फिर टर्टल के बाद फिर रेप्टाइल्स के बाद एम्फीबियन के बाद जो पूरा प्रोसेस है वैसा बना है। मतलब हम लोग एक टाइम पे मछली के ही जैसे थे। मछली धीरे, मतलब बोलने का मतलब है कि मछली धीरे धीरे या फिर कोई छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इवॉल्व होते होते यूनिसेलर इवॉल्व होते होते मल्टीसेलर बना, और फिर हम लोग फाइनली एक तो बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म बने हैं, ह्यूमंस, ठीक है। तो डार्विन क्या बोलते हैं कि इमोशनल कम्युनिकेशन जो है ना, ये इंसान को सरवाइव करने में हेल्प किया है। वार्निंग से बताया है इमोशनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आप सामने वाले के फेस को देखकर आप समझ पा रहे हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है कि सामने वाला का जो बात वो आपको बताना चाह रहा है आप वो समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इमोशनल कम्युनिकेशन क्या है, इमोशन के थ्रू कम्युनिकेट होना। मतलब किसी के चेहरे को देख के आप समझ पा रहे हैं, अगर वो स्माइल कर रहा है मतलब क्या समझ पा रहे हैं कि आपको उससे बात करना चाहिए। अगर आपको देख के लग रहा है कि वो एकदम एरोगेंट है, एकदम मूड खराब करके रखा है, तो हम क्यों टोकने जाए, हम क्यों बात करें, हम नहीं टोकेंगे, ठीक है। या आपको लग रहा है कि नहीं, मम्मी का फेस देख के समझ में अगर आपको आ गया कि नहीं मम्मी का मूड एकदम खराब है या फिर पापा का मूड एकदम खराब है, तो आप रहेंगे कि नहीं भाई आज तो हम कोई अपना पैसा नहीं मांगने जाएंगे, पॉकेट मनी का बात नहीं करेंगे। तो आपको वार्निंग देता है ये कि आप वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। पर चार्ल्स डार्विन जो है ये उस वार्निंग का बात नहीं कर रहे कि आप पॉकेट मनी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। ये चार्ल्स डार्विन इसका बात कर रहे हैं
कि इंसान इमोशंस को देख के, एक दूसरे के इमोशंस को देख के जनरली समझ पाया है कि उसके ऊपर वो खतरा हो, वो इंसान उसके लिए खतरा है या फिर उसके लिए अच्छा है, और इससे वो सर्वाइव कर पाया है, बच पाया है, खुद को बचा पाया है। ठीक है, हम क्या समझे, इंट्रा समझ लिए और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल इमोशन को समझ लिए कि एक अब तो अपने अंदर के इमोशन को देख के हम समझ पा रहे हैं कि हमको क्या करना है। अब उसके बाद इंटरपर्सनल में दूसरे के इमोशंस को देख के हम समझ पा रहे हैं कि हमको क्या करना है। ठीक, कभी कभी होता है ना, कोई कोई इंसान लोग कंफ्यूज ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला देख के आपको हंस रहा है कि सामने वाले देख के आपको प्यार से स्माइल कर रहा है, होता है ना कि हंस के देख रही है या देख के हंस रही है, समझ नहीं आता। तो वो वाला कन्फ्यूजन हो जाता है। जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं होते वो समझ ही नहीं पाते कि वो सामने वाला आपको आपको अच्छा फील करके देख के हंस रहा है या फिर आपको मजाक उड़ा रहा है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो उनको जो लगता है वो अपना काम कर लेते हैं कि हाँ हाँ सामने वाला मेरे से बात करना चाहता है, या फिर लगता नहीं सामने वाला तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। देखिए, कोई किसी को कभी देखता है ना, तो ज़रूरी नहीं ना आप जो सोच रहे वही है, ज़रूरी नहीं है आप। और जो हम लोग, जो ऐसे लोग होते हैं ना जो खुद ही से प्रेडिक्ट करके सोच लेते हैं कि हाँ हम जो सोच रहे वही है, यही सबसे इमोशनली इंटेलिजेंस का एकदम 0% का उसमें दिखता है कैरेक्टर, कि एकदम है ही नहीं, कि सामने वाला बहुत हर डायमेंशन से हो सकता है कि आपको देख कर किसी का याद आ रहा हो, या फिर आपका चेहरा किसी से मिल रहा हो, या फिर आपका बिहेवियर किसी का उसको रिसेंबल कर रहा हो, इसलिए भी यू देख सकते हैं आपको। तो बहुत सारा रीज़न हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है थर्ड नंबर पॉइंट, सोशल कल्चर। सोशल कल्चर क्या होता है, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आता है इमोशंस के कारण। इमोशन जनरली क्या करता है, सोसाइटी को कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, मेंटेन करता है, उसका सॉलिडारिटी को इकट्ठे बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इकट्ठे करके रखता है इमोशंस के कारण। एक दूसरे से इमोशंस आपका सही रहता तभी तो आप सामने सोसाइटी में तो अच्छे से रह पाते हैं। आप पड़ोसी में आप आपस में आप निकलते हैं, अपने सामने वाले किसी पड़ोसी को देखते हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल आता है, वो आपसे पूछते हैं, नहीं बात करते तो स्माइल तो ज़रूरी करते हैं। तो ये क्या इमोशन से आप एक दूसरे का क्या एक सोशल बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि ट्रस्ट है, ट्रस्ट क्या है कि इमोशन है। तो ट्रस्ट से क्या होता है, ट्रस्ट एक सोशल ग्लू की तरह है जो ना आपको एक दूसरे से की क्लोज लेके आता है, एक दूसरे पे आपको रिलाई कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को थोड़ा देर के लिए बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे को थोड़ा देर रखिए, मार्केट से आ रहे हैं, आप देखते रहिएगा, वो पढ़ रहा है। ठीक है, या फिर मेरा घर में बोलते हैं कि कभी कभी होता है ना, घर से जा रहे, मतलब आप गाँव वगैरह जा रहे होते हैं तो बगल में पड़ोसी लोग को बोल के जाते हैं ना कि ठीक है हम लोग आते हैं, तब तक देखते रहिएगा। तो ये देखते रहिएगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट है, इमोशन है, यही तो है जो आपस में आप उन पर रिलाई कर रहे हैं कि चलो हम चले भी जाते हैं तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे आसपास, है ना। कि हाँ मान लीजिए कल को कोई चोर आता है तो वो लोग ध्यान रखेंगे कि नहीं अरे इनके घर पे तो कोई नहीं है, तो आवाज़ कहाँ से आ रहा है, तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे। वो बोल के गए हैं कि हम जा रहे हैं, हम लोग के घर पे भी कोई नहीं रहेगा। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट देखिएगा, कल्चरल कोड होता है कि एक हर सोसाइटी का अपना अपना कल्चरल कोड होता है इमोशन को डिस्प्ले करने का। जनरली जैसे कि इंडियन कल्चर जो है या फिर ईस्टर्न कल्चर जो है, जनरली यहाँ पे क्या है कि जो अब हम लोग अपने मम्मी पापा से बोल नहीं सकते पूरी तरह से, मतलब अब कुछ भी है अगर आपसे गलती हुआ है ना तो बोला जाता है कि उस टाइम पे नहीं आपको बोलना। अगर उस टाइम पे आप अपना सफाई देते हैं तो जवाब हो जाता है, तो उस टाइम पे मत बोलिए। और बाद में बोलिए तब तक तो थप्पड़ ही पड़ जाता है। पर पता नहीं यहाँ पे नहीं है। या हम लोग के इंडियन कल्चर में जनरली होता है कि मम्मी पापा अगर आप डांट रहे हो तो आप अगर अपना बात उसमें रखेंगे कि नहीं, मान लीजिए आप फ़ोन चला रहे थे और आपको डांट पड़ रहा है कि जब आओ तो फ़ोन ही चला रहे, तो आप अगर बोलते हैं कि देख लीजिए फ़ोन हम चला नहीं रहे थे, मौसी का कॉल आया था। ठीक है, अब ये बात बोल देने पे बोलते हैं कि अरे जवाब देते हो। ऐसा ये अब क्या बताएं, मतलब आज सामने जज के सामने भी हम लोग को हक दिया जाता है कि हाँ कि आप आराम से अपना सफाई रख सकते हैं, पर पेरेंट्स के सामने नहीं। तो ये तरह का कल्चर है जिसके कारण आप ना अपने इमोशन को बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। और फॉरेन में होता है कि वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, हाँ आराम से अपना बात रख देते हैं गार्जियन, अपना उनका बात रखने का अधिकार रहता है। पर यहाँ पे नहीं है। ऐसे अगर कोई बच्चा बोलता है तो उसको बोलते हैं कि बदतमीज़ बच्चा, देखो पापा से जवाब लड़ा रहा है, देखो मम्मी से जवाब लड़ा रहा है। तो और जवाब ना लड़ाए बोला जाता है कि ठीक है जब हम लोग गुस्सा रहे तब मत बोला करो, बाद में बोला करो, तब तक तो थप्पड़ ही पड़ जाएगा। ठीक, तो जनरली कल्चर कोड में आता है कि आपकी कल्चर ये एक सोसाइटी को एक कोड ऑफ कंडक्ट की तरह बताता है, एक सेट ऑफ रूल्स बताता है कि एक बच्चे को किस तरह से इमोशंस अपना दिखाना है, एक मदर को किस तरह से दिखाना है, फादर को किस तरह से दिखाना है, ये अपना दिखाया हुआ रहता है। लिखा मतलब लिखा कहीं नहीं है, ट्रेडिशन बाई ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि मैन जनरली होगा तो जनरली को रोना अलाउड नहीं रहता है। ठीक है, वुमेन आराम से रो सकती है, अपने इमोशन को दिखा सकती है, मैन गुस्सा दिखा सकते हैं, मैन का इमोशन गुस्सा दिखाना इट्स ओके, पर विमेन का गुस्सा ज़्यादा दिखाना, बहुत हाइपर होना उतना ओके नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन। इमोशन किस चीज़ से मिलके बना है, ये हम फर्दर दूसरे वाले पार्ट में करेंगे। तब तक यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।